अरे बच्चों नमस्कार, मैं दिवेश कुमार। पिछले वीडियो में अब आपको बताया गया था किसी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा के बारे में। आज हम बात करेंगे दो समाक्ष प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व की। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलो देखते हैं कैसा है, काफी इजी है, देखिएगा। दो समाक्ष बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। दो समाक्ष प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रणालिका बनाते हैं। प्रणालिका में पता होता है क्या होता है, एक खोखला बेलनाकार पाइप होता है जिसके ऊपर तांबे के तार के फेरे लपेट दिए जाते हैं। तो देखते हैं, जैसे हमारे पास मैंने लिया एक खोखला पाइप, यूं ले लिया। इसका एक सिरा ये रहा, एक सिरा ये रहा। इसमें क्या किया जाएगा, तांबे के तार के फेरे लपेट दिए जाते हैं। तो हमने क्या किया, इस पे तांबे के तार के फेरे लपेट दिए गए और इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो हमारे पास है I1। तो धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी और इस प्रणालिका की जो लंबाई है वो L है और इसमें जो फेरों की संख्या है, जो प्राथमिक प्रणालिका है उसमें फेरों की संख्या हमारे पास N1 है। अब समझिएगा, अगर इसमें धारा प्रवाहित की जा रही है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अब इसमें देखिए जो धारा है वो किस तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से आप क्या करेंगे, जिस दिशा में धारा आ रही होती है उस दिशा में उंगलियों को फैलाते हैं। तो उंगलियां हमारी इस दिशा में आ गई हैं। अब अंगूठा किस दिशा में जा रहा है, अंगूठा आपका जा रहा है इस दिशा में। तो हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस दिशा में चला जाएगा, वो आपका इस तरफ चला जाएगा, इस डायरेक्शन में। हमारे पास ये रहा, हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र हमने मान लिया कितना, हमारे पास B1 है। ये हमारे पास कितना हो गया, B1 हो गया। अब एक होती है दूसरी प्रणालिका जो कि इसी के ऊपर लपेट दी जाती है, उसमें तांबे के तार के फेरे इसी पे लपेट दिए जाते हैं, अक्ष वही रहती है। यूं करके, और इसमें जो फेरों की संख्या है वो हमारे पास कितनी है, N2 है। अच्छा, N2 है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब अनुप्रस्थ क्षेत्रफल सेम है। अगर यहाँ से हम क्षेत्रफल सदिश निकालें तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, इसके लंबवत रहेगा तो वो भी उसकी डायरेक्शन किस तरफ रहेगी, उसकी डायरेक्शन भी चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश ही रहेगी। तो हमारे पास वेक्टर A और वेक्टर V1 दोनों एक ही दिशा में होंगे। माना एक प्रणालिका जिसकी लंबाई L
तथा फेरों की संख्या कितनी है, n1 है, तथा इसके ऊपर n2 फेरों वाली एक दूसरी लिपटी हुई है। तथा प्राथमिक प्रणालिका में प्रवाहित धारा I1 है। तो समझ गए क्या, हमारे पास एक पहली प्रणालिका थी जिसमें फेरों की संख्या n1 है, लंबाई l है और इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हमारे पास है, b1 है। अब इसी के ऊपर एक दूसरी प्रणालिका लपेट दी गई है जिसमें फेरों की संख्या कितनी हमारे पास n2 है, एक ही अक्ष पर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया समान रहेगा। तो यहां से हम निकालेंगे एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। आप समझिएगा कि टोटल लंबाई हमारे पास कितनी है, एल है, उसमें फेरों की संख्या हमारे पास कितनी है, कैपिटल N1 है। अगर हम एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकालें, टोटल फेरों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी। तो हमारे पास क्या रहा, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, N1 अपॉन L। अब देखिएगा प्राथमिक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा हमारे पास, V1 इज इक्वल टू हमारे पास होता है म्यू0 N1 और धारा इसमें कितनी बह रही है, I1 बह रही है, कितनी हो गई म्यू0 N1 I1। लेकिन N1 की वैल्यू कितनी है, कैपिटल N1 अपॉन L। तो यहाँ हम इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे तो V1 हमारे पास हो जाएगा म्यू0 N1 I1 अपॉन हमारे पास क्या रहा, L। इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या रहा, फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी जो प्रणालिका है उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या निकालेंगे, जो दूसरी प्रणालिका है उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। दूसरी से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स अगर हम चुंबकीय फ्लक्स निकाला तो हमारे पास क्या होगा, मैं मान लेता हूं उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स φ2 है। तो φ2 का मतलब क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर v डॉट ए होता है। अगर हम इसके कंप्लीट फेरों से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निकालें तो द्वितीय कुंडलीय फेरों की संख्या हमारे पास कितनी है, n2 है, तो n2 φ2। तो देखते हैं इसको, तो φ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, b
डॉट ए। अगर हम यहाँ से N2 φ2 निकाला, ये किससे रहा, एक फेज से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स रहा। अब हमारे पास कितना रहा, N2 φ2 इज इक्वल टू N2 B डॉट ए। अब आप आइए B डॉट ए पे, इधर देखिएगा B और ए, मतलब B का मतलब B1 और A के बीच में जो डायरेक्शन है वो हमारे पास कितनी, दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हमारे पास हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे B1 हो जाएगा, यहाँ पे B1। तो A डॉट B बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो B1 डॉट ए कितना हो जाएगा हमारे पास, जब देखिएगा N2 V1 A कॉस थीटा। पता है थीटा हमारे पास कितना है, 0 है, बट थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास N2 φ2 इज इक्वल टू हो गया N2 B1 A cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 होती है। तो N2 V1 A। अब B1 की हम वैल्यू रख देंगे। B1 की वैल्यू देखिए कितनी है, यहां से आइए, लेकिन B1 हमारे पास कितना है, μ0 N1 I1 अपॉन L। बट V1 इज इक्वल टू μ0 N1 I1 अपॉन L। तो ये वैल्यू कहाँ रख दी जाएगी, इसमें रख दी जाएगी। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आएगा N2 φ2 इज इक्वल टू N2, और B1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, μ0 N1 I1 अपॉन L, और इधर हमारे पास कितना है A। तो ये N2 φ2 निकल के आ गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, दो प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरक गुणांक या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व। लेकिन अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, M बराबर क्या होता है, N2 φ2 अपॉन I1। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो देखिएगा। बट अन्योन्य प्रेरकत्व M बराबर क्या है, N2 φ2 अपॉन I1। अच्छा, N2 φ2 की वैल्यू कितनी हमारे पास है, ये है। तो M इज इक्वल टू हमारे पास N2 φ2 की जो वैल्यू है μ0 N1 N2 I1 A अपॉन L इंटू I1। I1 से I1 चला गया, तो हमारे पास M बराबर क्या रहा, M बराबर रहा μ0 N1 N2 A अपॉन L। तो ये रहा फॉर्मूला हमारा दो समाक्ष प्रणालिकाओं के बीच के अन्योन्य प्रेरकत्व का, है कि दो प्रणालिकाओं का जो अन्योन्य प्रेरकत्व है किन किन राशियों पर निर्भर करता है। पहला क्या है कि प्राथमिक प्रणालिका में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, N1 पर निर्भर करता है। दूसरा क्या है कि द्वितीयक प्रणालिका के फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। तीसरा क्या है, उन प्रणालिकाओं के क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उनकी लंबाई पर निर्भर करता है, ये दिख रहा है। तथा ये जो μ0 दिख रहा है, ये क्या होती है, जिन निर्वात की चुंबकशीलता होती है। तथा ये क्या करता है, माध्यम पर भी निर्भर करता है। ये रहा दो समाक्ष प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र। आज के वीडियो में इतना ही। अब फिर आपको मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।